हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच के दो अलग फिगर्स ऑफ स्पीच लेकर के मैं आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच पोएट्री का एक हिस्सा है। पोएट्री की एक्सप्रेशन को इनक्रेज करने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग पोएट्री की पंक्तियों में किया जाता है। वैसे तो फिगर्स ऑफ स्पीच कई हैं, परंतु आपके यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट कोर्सेज में केवल 7 फिगर्स ऑफ स्पीच प्रिस्क्राइब्ड हैं, जिनमें 2 फिगर्स ऑफ स्पीच को मैं पहले वीडियो में दे चुका हूं, जिसमें सिमिली और मेटाफर को मैंने समझाने का प्रयास किया था। आज आप पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रॉफी को देखेंगे। आइए इसको समझने का प्रयास करें। प्रिय विद्यार्थियों, ये पर्सोनिफिकेशन, फिगर्स ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। मानवीकरण अलंकार डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे। इन पर्सोनिफिकेशन lifeless objects and abstract ideas are thought of as persons having life। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण मतलब कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, लाइफलेस यानी निर्जीव वस्तुएं या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या भावपूर्ण यदि कोई विचार है, उसे जो है ऐसे सोचा जाए जैसे कि वो कोई पर्सन, व्यक्ति है जिसका कोई एक जीवन है, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। इसको सीधे अर्थ में ऐसे समझ सकते हैं कि इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर पर्सोनिफाइड, यानी कि मानवीकरण अलंकार में निर्जीव वस्तुओं और भावपूर्ण विचारों को मानवीकृत करके प्रस्तुत किया जाता है। पोएम की पंक्तियों में ऐसे भावपूर्ण विचार या ऐसी निर्जीव वस्तुओं को यदि मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए जैसे कि उनका अपना खुद का जीवन हो, तो वहां मानवीकृत अलंकार होगा। जिनका कोई जीवन नहीं है, जो निर्जीव हैं, जिनके अंदर जीवन नहीं है, उन्हें ऐसे प्रस्तुत किया जाए जैसे कि वह सजीव हो, तो वहां मानवीकृत या मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल से अब आप इसको और भी क्लियर करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। इसका हिंदी अर्थ है अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है। इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो निकलेगा कि अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है, जिसका मतलब है सेंस, जिसका आप मीनिंग क्लियर करेंगे तो होगा कि अवसर जीवन में केवल एक बार आता है। लेकिन यहां प्रस्तुत करते समय कवि ने ऐसे प्रस्तुत किया इस पंक्ति को जैसे अपॉर्चुनिटी कोई एक सजीव है, जो जीवन रखने वाला कोई है, जो आकर दरवाजे को खटखटाता है। क्योंकि दरवाजे को नॉक करने का काम कोई व्यक्ति करता है, उसी तरह यहाँ कहा अपॉर्चुनिटी जो है वह केवल एक बार दरवाजे को खटखटाती है, अर्थात कि अपॉर्चुनिटी विच इज एन ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज बीइंग पर्सोनिफाइड हियर। अपॉर्चुनिटी को मानवीकृत कर दिया गया, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। लव इज ब्लाइंड। प्रेम अंधा है। लव इज आल्सो एन ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड इट इज बीइंग पर्सोनिफाइड। कोई व्यक्ति होगा जो अंधा होगा, और यहां क्या है कि प्रेम को अंधा कहा गया, यानी प्रेम अंधा है। प्रेम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ऐसे प्रस्तुत किया गया जैसे इसका कोई अपना जीवन। इसलिए ये जो है लव वर्ड जो है या लव एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दैट इज बीइंग पर्सोनिफाइड हियर, सो इट इज इन दिस लाइन देयर इज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल आप देखें। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सुन रिप्लाइज। इस लाइन को आप देखेंगे तो ये लाइन थोड़ी आपको समझने के लिए जानना होगा प्रिय विद्यार्थियों
कि इंग्लिश की पोएम में, पोएट्री में एक पोएम है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जॉन मिल्टन की यह पर्सनल पोएम है, पर्सनल सोनेट है, जिसमें जॉन मिल्टन ने अपने अंधे होने पर, उसकी टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधे होने पर ही उन्होंने अपने दुख को व्यक्त करते हुए ईश्वर से कुछ शिकायत की और उसी को उन्होंने पंक्तिबद्ध करके एक पोएम का रूप दे दिया है। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जॉन मिल्टन अपने आधे उम्र के पहले ही अंधे हो गए और वो जो है दुखी हुए कि ईश्वर ने उन्हें एक प्रतिभा दी है। He has been given a poetic talent by God that should be used, but after being blind, he is unable to use his poetic talent, so he is sad. क्योंकि अंधे हो गए तो अपनी पोयम लिखने की जो प्रतिभा थी वो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने ईश्वर से यह प्रश्न पूछा कि क्या ईश्वर मेरे आंखों की रोशनी को लेकर के भी कविता लिखने वाली प्रतिभा को प्रयोग करने की उम्मीद रखता है। फिर क्या हुआ कि चूंकि पोएट ने खुद अपने मन से अपने अंदर ही यह प्रश्न उठाया तो खुद उसे उत्तर भी प्राप्त होता है। उसी लाइन को यहां प्रस्तुत कर दिया है कि बट पेशेंस टू प्रिवेंट। जैसे ही उन्होंने ईश्वर से शिकायत की तो उनको जो है उनके अंदर के पेशेंस ने, पेशेंस यानी धैर्य ने, प्रिवेंट यानी रोक दिया और उनके अंदर से ही शीघ्र ही उत्तर भी उन्हें प्राप्त हो गया। पेशेंस मीन्स धैर्य, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट, और पेशेंस को क्या कर दिया गया, रोक दिया। रोकने का काम यानी लाइफ जैसे लिविंग पर्सन करते हैं वैसे पेशेंस ने किया। तो यहाँ पेशेंस को पर्सोनिफाई किया गया, मानवीकृत कर दिया गया और मानव की तरह प्रस्तुत कर दिया गया, इसलिए ये भी हो गया पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। मृत्यु राजा के ऊपर अपना हाथ फेरता है। मृत्यु राजा के ऊपर, राजाओं को भी मृत्यु नहीं छोड़ती, इसका मतलब यह है। परंतु इस लाइन से आप देखेंगे कि डेथ को ऐसे प्रस्तुत किया गया, डेथ ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसे ऐसे प्रस्तुत कर दिया गया जैसे कि ये जो है कोई व्यक्ति है जो अपना हाथ राजाओं के ऊपर फेरता है। इसका सेंस ये है कि राजाओं को भी मृत्यु आती है, परंतु यहाँ डेथ को ऐसे प्रस्तुत किया गया जैसे कि वो कोई पर्सन है। इट मींस डेथ इज बीइंग पर्सोनिफाइड इन दिस सेंटेंस, सो हियर इज पर्सोनिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट आप देखें अगले फिगर्स ऑफ स्पीच की ओर चलते हैं, जो है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी, आप ये पर्सोनिफिकेशन को सही से समझ गए होंगे तो एपोस्ट्रोफी भी आसान हो जाएगी। एपोस्ट्रोफी को कहते हैं संबोधन। संबोधन तो आप समझ रहे हो, किसी को संबोधित करना, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को संबोधित करना जो आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके या आपके संबोधन का जवाब दे सके, वो पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा। पर्सोनिफिकेशन तब होगा, एपोस्ट्रोफी तब होगा जबकि वो आपका प्रत्युत्तर न करे। इसकी डेफिनेशन देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एन एपोस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड। किसको? डेड को, मृतक को संबोधन है। टू द एब्सेंट, ऐसे व्यक्ति को जो एब्सेंट है, अनुपस्थित है, उसको संबोधित करके बुलाया जाए। टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, यहाँ इसको देखें, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट यानी जो मानवीकृत ऑब्जेक्ट या आइडिया है, यानी जिन्हें मानव बनाया गया है, जो मानव नहीं है उन्हें मानव बना करके मानव की तरह प्रस्तुत किया गया हो, तो वहां उसे संबोधित किया जा रहा हो, तो वहां एपोस्ट्रोफी अलंकार होगा। एपोस्ट्रोफी फिर से देख लें, एन एपोस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। एपोस्ट्रोफी जो है वह किसी को, मृतक को, किसी अनुपस्थित को या किसी मानवीकृत किए गए वस्तु या विचार को सीधा सीधा संबोधन किया जाता है। यानी जो वास्तव में मानव नहीं है उन्हें पहले मानव की तरफ प्रस्तुत करके और उन्हें संबोधित करके बुलाया जाएगा, जो उनका प्रत्युत्तर नहीं कर सकते। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं
कि इन apostrophe lifeless objects are personified objects are direct addressed, जो निर्जीव हैं and that cannot response, जो प्रत्युत्तर नहीं कर सकते हैं, उनको सीधा सीधा संबोधित करके बुलाया जाता है। एग्जाम्पल से इसको और क्लियर कर लीजिए। इसमें एग्जाम्पल सबसे पहला है ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्टरी। यहां देखें, ग्रेव यानी कब्र, कब्र यानी मृत्यु के बाद आदमी कब्र में दफन किया जाता है। तो किसी ने संबोधित करते हुए कहा, कवि ने संबोधित करते हुए कहा, ओ ग्रेव, हे कब्र, वेयर इज दाई विक्टरी, तेरी विजय कहां है। मैंने सीधा सीधा मृत्यु को बुलाया जा रहा है, जो एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जो एक भावपूर्ण विचार है। इसी तरह आप दूसरी एग्जांपल देखें, ओ डेथ, किसको संबोधित कर रहा, ओ डेथ कम सून, हे मृत्यु जल्दी आओ। किसे संबोधित किया गया, डेथ को, मृत्यु को। मीन्स डेथ क्या है, एन ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पहले तो पर्सोनिफाई किया गया एंड देन इट इज बीइंग एड्रेस्ड, डायरेक्ट संबोधित किया जा रहा है, सो इट इज एपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट आप देखें, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट। आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो ये लगेगा कि कोई नाम है, और ये नाम है यानी कोई आदमी होगा, और आदमी को संबोधित कर दिया गया, फिर भी एपोस्ट्रोफी कैसे हो सकता है। तो अब आप इस पंक्ति को पढ़ने से पहले आपको इस पंक्ति के बारे में जानना होगा कि ये पंक्ति ली कहां से गई है। प्रिय विद्यार्थियों, विलियम शेक्सपियर की एक बड़ी जो है अच्छी ड्रामा है जिसका नाम है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर का एक कैरेक्टर है जो ऑलरेडी जूलियस सीजर है, और जूलियस सीजर के विरुद्ध षड्यंत्र के बना करके कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी, उसके अपनों ने ही उसकी हत्या कर दी। और फिर जब वो मर गया तो उसके षड्यंत्रकारियों में आपसी प्रतिद्वंद हुआ, और वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करते और आपस में ही मरने लगे, और आपस में ही एक दूसरे के षड्यंत्र के शिकार होते रहे। तो ऐसे कंस्पिरेसी में फंसने के बाद उनका एक जो है वफादार साथी भी था जो उस षड्यंत्रकारियों के साथ मिल गया था, जिसका नाम ब्रूटस था। उसने जो है अंतिम समय में जब वो पूरी तरह खुद अपने ही जाल में फंस जाता है, तो वह यह महसूस करता है कि ये कोई और नहीं है, जूलियस सीजर ना रहते हुए भी, यद्यपि जूलियस सीजर को मार दिया गया है, फिर वो महसूस करता है कि जूलियस सीजर ना रहते हुए भी यह सब जूलियस सीजर कर रहा, और जूलियस सीजर अब भी शक्तिशाली है। तो उसी समय उसका स्टेटमेंट है, वह संबोधित करता है, जूलियस सीजर नहीं है, ही इज डेड, लेकिन उसे संबोधित करता है, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी येट, तू तो अब भी शक्तिशाली है, इवन आफ्टर योर डेथ यू आर पावरफुल। ऐसा संबोधित किया उसने, किसको, जूलियस सीजर को, हु इज एब्सेंट, हु इज डेड। तो कहने का मतलब हुआ कि ये कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है, डेड है, एब्सेंट है, और इस पर्सन को पहले पर्सोनिफाई किया गया जैसे वो प्रस्तुत हो और कोई व्यक्ति हो, और उसे संबोधित भी किया गया, इसलिए इसे एपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल बनाया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रैलिटी, दाई नेम इज वुमन। फ्रैलिटी माने होता है कमजोरी। मुहावरे के रूप में प्रयोग होने वाली पंक्ति है ये कि हे कमजोरी तेरा नाम औरत है, हे कमजोरी तेरा नाम औरत है, यानी कमजोरी का नाम औरत। ऐसा मुहावरे के रूप में प्रयोग होता है। यहां किसको, कमजोरी को, हे कमजोरी तेरा ही नाम तो औरत या स्त्री है। तो ये फ्रैलिटी क्या है, एक भाव है, एक विचार है, और इसी को ऐसे प्रस्तुत कर दिया गया जैसे कोई व्यक्ति है, और उसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करके उसे डायरेक्ट एड्रेस किया गया। सो हियर इज एपोस्ट्रोफी। प्रिय विद्यार्थियों, आप ध्यान दें, पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी में थोड़ा अंतर है। जैसे आप इसके पहले सिमिली और मेटाफर को की वीडियो आप देखेंगे तो देखेंगे कि सिमिली और मेटाफर में थोड़ा सा अंतर है। उसी तरह से पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी में थोड़ा अंतर है और कुछ समानताएं भी हैं।
जैसे पर्सोनिफिकेशन में भी निर्जीव को, जो सजीव नहीं है उनको सजीव बना करके प्रस्तुत किया जाएगा जैसे कोई व्यक्ति हो। इसमें केवल प्रस्तुत किया जाएगा जैसे कोई व्यक्ति हो। और एपोस्ट्रोफी में क्या है कि किसी निर्जीव को सजीव बना करके फिर उसे डायरेक्ट एड्रेस किया जाएगा, संबोधित करके बुलाया जाएगा, तो वहां एपोस्ट्रोफी होगा। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको ये दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच क्लियर हुए होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपकी टेक्स्ट बुक में और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें आप देखें। सारे एग्जाम्पल्स को यहाँ दिया नहीं जा सकता, या आप उसे आप समझ सकते हैं एक आधार। यदि आपका बेस मजबूत है, बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल दोनों आता है। आपको डेफिनेशन लिखने को आएगी और एग्जाम्पल लिखने को आएगा। कभी कभी एग्जाम्पल्स दे देता है, उसको पूछ लेता है कि ये कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। इन सब चीजों को अपने दिमाग में रखकर आप अपनी तैयारी में लगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं।